गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास जो होने वाला है ना वो सबसे अलग क्लास होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं साइंस में टॉप 10 सब्जेक्टिव। एक दो गो नहीं सर, टॉप 10 सब्जेक्टिव। और ये 10 सब्जेक्टिव कर लेने के बाद ना आपके अंदर एक अलग का एनर्जी फील होगा सर, और दिल और दिमाग दोनों बोलेगा पता है क्या कि अब की बार मामला यही फंसी। हाँ, कंडीशन देखो क्या है ना कि आज की क्लास का ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी दीर्घोत्तरीय सवाल है, और ये सारा का सारा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है सर। तो मैं बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से ये सारे सवाल को कर लीजिए, फिर आपके अंदर एक अलग का ऊर्जा पैदा होगा और आपके दिल और दिमाग दोनों बोलेगा कि बस 10 से 15 नंबर ना सर एकदम झटके में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास को सर मैं बस इतना ही आपसे बोलना चाहूंगा कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, क्योंकि आज की क्लास एकदम यादगार क्लास होने वाला है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में आप जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार सर। और शिद्दत से अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आइएगा सर, हम लोग आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास में जो है ना सर वो सवाल आपका 2 टाइप का है सर। ठीक है, बस इसमें फिगर वाला सवाल नहीं है, बस फिगर वाला सवाल छोड़ करके हमने सारे 5 नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब सवाल हमने आपके लिए लेकर के आया है। ठीक है सर, चलो आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन नंबर आना। हम लोग सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। सवाल कहता है ना, 1 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे देखो। और इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा पहले आप सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कहता है 1 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। और मेरा तबियत सर थोड़ी सी एकदम अब ठीक ठाक हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरे ठीक हो गया। ठीक है, बस आपका क्लास अब शिद्दत से चलेगा, इस बात को आप एकदम यकीन मान लीजिए। ठीक है, आइए कहता है सवाल क्या कि धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्म को लिखे। यह सवाल पूछ ले है। हाँ, और उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास के साथ रखना सर कि अब की बार एकदम मामला फंसने की है सर। हाँ, आना कहता है क्या सर कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को लिखे। तो हम लोग सवाल के ज्यादा चर्चा ना करके हम लोग इसके आंसर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है क्या कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारे हैं सर। ठीक है, आना 1 नंबर की तरफ। 1 नंबर कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग धातु के गुण धर्म को बताएंगे, इसके बाद हम लोग अधातु के गुण धर्म को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले धातु के गुण धर्म को देखते हैं। कहता है क्या कि धातु के भौतिक गुण धर्म मतलब क्या है, निम्नलिखित है सर। ठीक है, पहले नहीं, धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्म निम्नलिखित है। हम लोग 1 नंबर में देखेंगे धातु के भौतिक गुण धर्म। आइएगा 1 नंबर में क्या कहता है, धातु के भौतिक गुण धर्म का पहला क्या कहता है, कहता है धात्विक चमक। धातु का सबसे पहला रूप क्या है सर, धात्विक चमक। ठीक है, कहता है क्या धात्विक चमक, कहता है क्या कि प्रत्येक धातु का अपना एक धात्विक चमक होता है। प्रत्येक धातु का, सभी धातु का अपना एक धात्विक चमक होता है, जिससे इसे पहचानने में सुविधा होती है। जिससे उसे पहचानने में क्या होती है, सुविधा होती है। धातु में यही गुण धात्विक चमक है। धातु का यही गुण धात्विक चमक है। तो हमने क्या बोला सर, देखो। अच्छा, हमको पहचानने का एक सिंपल तरीका कि नहीं है कि मास्टर ठीक नहीं पढ़ाता, उस संदीप कुमार है, मास्टर सही तरीका से समझाता नहीं, उसका नाम संदीप कुमार है। तो अपना अपना टीचर को पहचानने का एक तरीका होता है ना सर, इसी प्रकार से है कि धातु का पहचानने का एक तरीका होता है सर। ठीक है, तो कहता है क्या धात्विक चमक। तो मेरे साथ बोलिएगा, शिद्दत से बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा सर। ये क्लास ना एकदम बड़ा ही ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, वरना तुम लोग पागल हो जाओगे। कहता है प्रत्येक धातु का अपना एक धात्विक चमक होता है, जिससे इसे पहचानने में सुविधा होती है। प्रत्येक धातु का अपना एक धात्विक चमक होता है, जिससे उसे पहचानने में सुविधा होती है। धातु में यह गुण धात्विक चमक है। धातु में यह गुण धात्विक चमक है। आना 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, आइएगा थोड़ी सी सर तबियत मेरा खराब था अभी, हालांकि अब सुधार हो गया। 2 नंबर में कहता है कठोरता। कहता है धातुएं समानता कठोर होती है। जितना भी धातु है वो समानता पूरे रूप से क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, कहता है जैसे आयरन, एल्युमिनियम तथा कॉपर
काफी कठोर धातु हैं। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जो है ना वो काफी कठोर धातु है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर धातु है। इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। जो कठोर धातु होता है उसे हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम धातु मुलायम है, जिसे हम लोग चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, हमने क्या बोला सर कि धातु का एक दूसरा रूप होता है कठोरता। धातु का दूसरा रूप क्या होता है सर? कठोरता। हाँ, तो हमने क्या बोला सर कि धातु का जो दूसरा रूप होता है वो क्या होता है? कठोरता। तो बहुत सारे धातु ऐसे हैं जो काफी कठोर होते हैं, और जो धातु बहुत ही ज्यादा कठोर होगा तो उसको हम लोग चाकू से नहीं काट पाएंगे, लेकिन जो धातु कम कठोर होगा उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो ठीक है, यही हमने बोला है सर कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, मतलब सामान्यतः धातु जो होता है वो कठोर होता है, जिसमें जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर का काफी कठोर धातु है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। जो धातु काफी कठोर है उसे हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम धातु मुलायम है, जिसे हम लोग चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, फिर कहता है सर कि यह गुण कठोरता कहलाता है। फिर यही गुण क्या होता है? कठोरता कहलाता है। ठीक है, 2 नंबर क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। सर धातु के तीसरा गुण क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। अधात्वर्धता। अधात्वर्धता का मतलब होता है वैसे धातु जिसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधात्वर्धता कहते हैं। कहता है सर धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है, धातु का यही गुण अधात्वर्धता कहलाता है। देखो सर, मेरा परिभाषा जो होगा ना सर वो औरों के परिभाषा से बहुत ही अलग होगा, क्योंकि मेरा परिभाषा सीधे मास्टर के जो दिल और दिमाग वाला परिभाषा होता है ना सर, वही परिभाषा मेरा होता है। क्योंकि सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अगर रिजल्ट देना है सर तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से डिफिनेशन को भी लिखना पड़ेगा, और डिफिनेशन वैसा लिखो जो सीधे मास्टर के खोपड़ी में जाके घुसे। ठीक है सर, और हम एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि हमने साइंस में और बहुत सारा क्लास हमने लिया। ठीक है, तो वो सब क्लासेस अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछला सारे क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अगर आपको रिजल्ट देना है सर तो आपको शिद्दत से सवाल को लिखना पड़ेगा, और सवाल को लिखने का एक तरीका होता है। आप अपने दोस्त के साथ पढ़ते होंगे, गांव में पढ़ते होंगे, तो एग्जाम देकर के जितना भी बच्चा आएगा ना तो सबका सब एक के बात बोलेगा, अरे हमने तो पूरा में पूरा ठोक दिली। लेकिन सर जब रिजल्ट आता है ना सर तो वो ठोकाल चल जाता है सर। हाँ, तो सर लिखने का तो पूरा का पूरा सब लिख देता है, लेकिन लिखो वैसा कि मास्टर भी पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, तो बस वही परिभाषा मेरा रहता है सर। ठीक है, भले ही मेरा परिभाषा हाथ से लिखा हुआ है सर, बट हाथ से इसलिए लिखा हुआ रहता है सर कि मैं खुद से मेहनत करता हूं, देख सकते हो मेरे भाई। बस मैं आपके लिए बस ये सब मेहनत करता हूं सर। जब देखो, जब बुक वाला परिभाषा लाएंगे तो आपके दिल में जा नहीं पाएगा सर, तो फिर मेरे को भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि सर आप हमको क्यों चुनिएगा? हमको चुनने का मतलब है कि आपको कुछ अच्छा चीज मिलनी चाहिए, कंटेंट में ताकत होनी चाहिए सर, तभी तो रिजल्ट फिर से एक बार, अब की बार हमारा सपना और आपका भी सपना है सर, और आपके मम्मी पापा का भी सपना है कि मेरा बच्चा भी टॉपर बने, और अब की बार हम सब का सपना एक ही है सर कि 482 से भी पार करना है। चलिए आइएगा, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। हमने क्या बोला सर कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधात्वर्धता। यही धातु का यही गुण क्या कहलाता है? अधात्वर्धता कहलाता है। ठीक है, धातु का चौथा गुण की तरफ आना। धातु का चौथा गुण क्या कहता है कि तन्यता। धातु का चौथा गुण क्या है सर? तन्यता। ठीक है, आता है, कहता है जिन धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, वैसे धातु जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, यह गुण तन्यता कहलाती है। हमने क्या बोला है कि वैसे धातु जिनसे पतली चादर नहीं तार खींचे जा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, आना 5वां नंबर कहता है क्या सर? 5वां नंबर में सर आपका क्या उष्मीय है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना भूल गया। कहता धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, वही क्या कहता है? धातु का यही गुण क्या कहलाता है? उष्मीय कहलाती है।
हमने क्या लिखा है सर? हमने लिखा कि धातु के एक सिरा को गर्म करने पे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उष्मीय कहते हैं। सपोज डेट मान लो सर कि मेरे पास एक धातु ये है, ठीक है। अब ये धातु को हमने क्या किया है कि ये धातु को हमने सिर्फ यहाँ पे इसको गर्म किया है। जब इसको हमने गर्म किया है ना सर, तो ये वाला भी गर्म हो गया, तो यही हमारा क्या कहलाता है? उष्मीय कहलाता है, ठीक है सर। आना, तो हमने यही लिखा है क्या कि धातु के एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, धातु का यही गुण उष्मीय कहलाती है। चलो आना, अब हमने धातु का 5 गुण देखा, धातु का हमने 5 भौतिक गुण देखा। अब हम लोग आधातु के 5 भौतिक गुण देखेंगे, ठीक है। आना, क्या कहता है सर कि धातुओं के गुण धर्म, आधातुओं के गुण धर्म, ठीक है। 1 नंबर में कहता है इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, आधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। अरे भाई, जब वो आधातु है इसका मतलब वो धातु नहीं है, जब वो धातु नहीं है तो उसमें धात्विक चमक कहां से आएगा, है ना। तो कहता है आधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, मतलब इसमें कहे ना सर तो आधातु में, ठीक है, आधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन एक वो अपवाद में जो है सर वो आयोडीन है, आयोडीन आधातु है लेकिन इसमें चमक होती है, ठीक है। आना, 2 नंबर में आना, कहता है आधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है। आधातु जो है वो क्या प्रदान करती है? ऑक्साइड प्रदान करती है, ठीक है। फिर कहता है आधातुएं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आधातुएं के गलनांक अलग होता है और क्वथनांक अलग होता है, आधातुएं के गलनांक अलग होता है और क्वथनांक अलग होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका तीसरा पॉइंट हो गया, आधातु का तीसरा पॉइंट हो गया सर। चौथा पॉइंट की तरफ आते हैं। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना, कहता है अधिकतर आधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जितना भी आधातु होता है ना सर, तो अधिकतर आधातुएं जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कुछ आधातु ठोस और द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। कहता अधिकतर आधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन कुछ आधातु जो है सर वो गैस, ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन ये है आधातु। और सल्फर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारा क्या है? आधातु है। सल्फर एक आधातु है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक आधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हमने क्या बोला है कि अधिकतर आधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शुरू से हम लोग देख लेते हैं सर, ठीक है। आना, एकदम फर्स्ट रिवीजन करेंगे सर, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो बस कर दो युद्ध की तैयारी सर। अभी से भी अगर तैयारी नहीं किया हो ना शुरू, तो कर दो सर, अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा। मैंने बहुत सारे क्लासेस लिया यूट्यूब पे, सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। अगर सर आपको 10 दिन क्लास करने के बाद अगर 11वां दिन अगर दिल से अगर आवाज नहीं आ गया ना सर कि 400 से पार, तब मेरे को बोल देना। मैंने बहुत सारे क्लासेस लिया, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब पे, जाकर के सारे क्लासेस को कर दो धुआं, है ना। आना, हमने क्या बोला सर कि धातु और आधातु के भौतिक गुण धर्म को लिखो, ठीक है। तो धातु और आधातु के भौतिक गुण धर्म निम्नलिखित है। 1 नंबर में पहले लिखना हम लोग धातु का भौतिक गुण धर्म, ठीक है। 1 नंबर में कहता धात्विक चमक, कहता है प्रत्येक धातु का अपना एक, बोलो 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 बाबा बोलो रे, धात्विक चमक होता है, जिससे पहचानने में क्या होती है? बोलो बाबा बोलो रे, सुविधा होती है, ठीक है। धातु का यही गुण धात्विक चमक है, ठीक है। आना 2 नंबर की तरफ सर। हमने 2 नंबर में क्या लिखा है सर? कठोरता। कहता है धातुएं समानता कठोर होती है। धातुएं जो होती है वो समानता क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि धातुएं समानता कठोर होती है। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर काफी कठोर धातु है। धातुएं जो होती है वो समानता कठोर होती है, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। कठोर धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, धातु मुलायम जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो अगर पूछेगा सर किसे चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है, पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है, ठीक है। 3 नंबर में आना धातु का भौतिक गुण, अधात्वर्धता। धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु का यही गुण अधात्वर्धता कहलाता है। धातु को जब हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो धातु का यही गुण क्या कहलाता है? अधात्वर्धता कहलाता है। तीसरा क्या सर? तन्यता। मतलब जिन धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, वैसे धातु जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे, ठीक है सर। आना, आधातु का हमारा सर, आना, अब हमने क्या बोला है
हाँ, अच्छा ये क्या है सर कि धातु के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाते हैं, उसे कि हम लोग क्या कहते हैं सर, उसमें कहते हैं पांचवा गुण है, क्योंकि हमको 5 नंबर में आना है, आता है ये, ठीक है। कहता आ धातुएं के गुण, पहला क्या है, इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, जैसे अपवाद में आयोडीन है, आयोडीन में धात्विक चमक होती है, लेकिन ये है आ धातु। कहता आ धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है, ठीक है। आना कहता आ धातुएं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, आ धातुएं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कहता आ धातुएं, अधिकतर आ धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कुछ आ धातुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में और सल्फर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलो आना हम लोग आते हैं सिर्फ 5 नंबर में तरफ। कहता आ धातुएं जल में अल्प घुलनशील है, आ धातुएं का भौतिक गुण, 5वां भौतिक गुण है कि आ धातुएं जो होती है सर वो आ धातुएं जल में अल्प घुलनशील है, आ धातु जो वो जल में अल्प घुलनशील है, ठीक है। चलिए आइएगा हम लोग आते हैं सर सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है, दो नंबर सवाल थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, ठीक है, कि पढ़ाई जो है ना सर वो प्यार मोहब्बत वाला चीज है, ठीक है। जितना बाबू सोना से प्यार करते हो ना, उसका 5% भी अगर पढ़ाई से प्यार कर लोगे ना सर, तो आपकी मम्मी पापा का जो फिक्र है ना सर उसको फक्र में बदल देगा, ठीक है। चलो आना 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऊष्मा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। ऊष्मा संकट क्या है, ऊर्जा संकट क्या है, इसे समाधान का उल्लेख करें। ऊर्जा संकट, कौन संकट, ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें, ठीक है। आना कहता है ऊर्जा के परंपरागत, ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। हमने क्या लिखा है सर कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला और इत्यादि है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। इसका भंडारण पृथ्वी के नीचे सीमित है, इसका जो भंडारण है सर वो पृथ्वी के नीचे सीमित है। किसका, ये सब का, पेट्रोलियम का, कोयला का, इस सब का जो भंडार है ना वो पृथ्वी के निचली सतह पे स्थित है, ठीक है, सीमित है। कहता है इस युग में इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है। किस युग में, अभी के युग में पेट्रोलियम का, कोयला का, ये सब का जो इतना तेजी से खपत हो रहा है ना सर, इसके बारे में हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो इस युग में इसका खपत बहुत तेजी से हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। कुछ ही समय बाद इसका भंडारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही ऊर्जा संकट है, ठीक है। यही क्या है, ऊर्जा संकट है। अब सोचना सर ऊर्जा पे संकट कैसे हो रहा है। अभी जाना ना बस वाला, पता है जो मोटरसाइकिल इतना लोग चलाने लगा है ना सर कि बेचारा बस वाला का ना सवारी नहीं मिल पाता, पैसेंजर नहीं मिल पाता। एक बस वाला पता है क्या कहता है कि अब तो सब बाइक से जाता है, हमारा बस खाली जाता है। हाँ रियलिटी है सर, अब इतना ज़्यादा बाइक हो गया ना तो बाइक ज़्यादा हुआ तो पेट्रोल का यूज करवे करेगा, रियलिटी है सर। होटल दुनियादारी है सर, तो वो सब तो आपको कोयला का यूज करवे करता है सर। तो हम लोग इस पे क्या है, ऊर्जा संकट क्या है सर, तो ऊर्जा पे संकट हो रहा है। कैसे, तो कहता है सर कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो है वो पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। इसका भंडारण पृथ्वी के नीचे सीमित है, इसका भंडारण जो है वो पृथ्वी के नीचे सीमित है। इस युग में इसका खपत बहुत तेजी से हो रही है। इस युग में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब का जो खपत है वो बहुत तेजी से हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण क्या हो जाएगा सर, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है सर। फिर चश्मा हिला लेना है और ऐसे करके देखना है कि यही ऊर्जा संकट है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी अब समाधान की ओर तो आइए न जी, आइए। अब इसका समाधान भी हमको लिखना था, ठीक है। आना समाधान क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर। कहता है सर समाधान का पहला नंबर, कहता है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। देखो सर ये ऊर्जा संकट का जो समस्या है ना सर, तो कुछ हद तक ये 3 चीज से ठीक हो सकता है। किससे किससे, तो पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है।
यह समस्या हल हो सकती है। ठीक है, किससे किससे यह समस्या हल हो सकता है? यह हो सकता है पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। ठीक है, आना 2 नंबर में कहता है नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। ठीक है, आना कहता है ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए, ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोत का रखा रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। कहता है क्या सर, गौर करना यहाँ पे, कहता है ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए, ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोत का रख रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। ऊर्जा स्रोत का रख रखाव में क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब जैसे तैसे नहीं करनी चाहिए सर, इसको सावधानी तरीका से रखनी चाहिए। ठीक है, आना अगला आना सर, इसी का कहता है क्या, इसी का हम लोग 4 नंबर की तरफ आ कहते हैं। कहता है जीवाश्मी ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना। कहता है जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग है सर वो सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जैसे तैसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि इसका आप लोग को पीडीएफ भी तो चाहिए। इसी का पीडीएफ नहीं सर, बहुत सारा पीडीएफ है। ठीक है, कैसे देखो, हमने साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाया हूं। ठीक है, जिसमें लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों है, और हमने आपसे वादा किया है सर कि ये 110 से बाहर नहीं आएगा। और पिछला बार हमने 100 को करवाया था, लेकिन 100 से ही मामला फंसा था, और अब की बार 110 है सर, तो 110% मामला फंसेगा। उसका पीडीएफ, और मैथ में हमने 90 लघु उत्तरीय, वो सब पीडीएफ, वो सारे पीडीएफ जितना भी हमने अभी वीवीआई का क्लास लिया है, वो सारे पीडीएफ आपको मिलेगा सर व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप में, जहां पे आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का ऑल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी मात्र 99 रुपया में। कुछ और वो मिलने वाला है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वरना पता है चल जाएगा हमें जेल। हाँ आना, तो अगर आपको ये सब ज्वाइन होना है ना सर, तो आपको इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना होगा 99 रुपया। आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको पे फोन चाहे पेटीएम से 99 रुपया पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके गूगल पे मत करना, पे फोन चाहे पेटीएम ही करना। ठीक है, और पेमेंट करके सर अगर आप खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो अपने दोस्त, साथी, भाभी, साली तो तुम लोग को होगा नहीं, हमको पता है। ठीक है, आना तो पेमेंट करके सर आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर के अंदर में सर इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा, और पिछला पीडीएफ जितना भी होगा ना, वो सारे पीडीएफ पिछला आपके पास भेज दिया जाएगा, और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ये ग्रुप जो है सर वो ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा। ठीक है ना, तो बस आप ज्वाइन हो सकते हैं सर। और ये नंबर पे आपको कॉल करने का अलाउ नहीं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं सर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर, और ज़्यादा ना तो कॉल और ना तो ज़्यादा फालतू का मैसेज करना है, वरना नंबर ब्लॉक भी हो जाएगा। क्योंकि सर देखो, टीम हम लोग का सर थोड़ी सी छोटी है, और फालतू का कॉल करने से क्या फायदा है सर, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो हम नहीं है रे, सिंपल बात है सर। ठीक है चलिए, तो हमने क्या बोला सर कि ऊर्जा का हमने 4 समाधान बताए हैं। ठीक है, कितना समाधान बताएं? 4 समाधान बताएं। आप बता दीजिएगा सर कि ऊर्जा संकट का 5वां समाधान क्या है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि 5वां समाधान क्या है। हमने अब चश्मा उठा लिया, अब हिल जाएगा पूरा। देखो आइए सर हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हमने क्या बोला है सर? हमने बड़ा शिद्दत से बोला है कि ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। कहता ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि है। ऊर्जा के कौन स्रोत? परंपरागत स्रोत। अरे बोलना मेरे साथ, सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा ना ओकरा बीबीए काला मिली। अब बोलो। हाँ, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि, इसका भंडारण पृथ्वी के नीचे सीमित है। इसका भंडारण जो है सर वो पृथ्वी के नीचे सीमित है। ये सब का पेट्रोलियम का, कोयला का जो भंडारण है वो पृथ्वी के नीचे सीमित है। इस युग में इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है। पेट्रोलियम, कोयला का जो यूज है ना सर, अभी के डेट में बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद इसका भंडारण समाप्त हो जाएगा। यह ऊर्जा संकट है, और अनुमान लगाया जा रहा है सर कि कुछ समय बाद जो है वो पेट्रोलियम, कोयला मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए तो सर इलेक्ट्रिक कार भी आ गया, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गया सर। ठीक है सर, तो अभी से भी आप लोग थोड़ी सी कम मात्रा में यूज कीजिए। इसीलिए देख रहे हैं हम बाइक उइक नहीं ले रहे हैं सर। हाँ
आना क्यों में के बार लेंगे ले जहाजे लेंगे बकलूला। देखो इधर साइकिल से चलने का औकात नहीं है मेरे को। आना सुनो इधर, कहता है सर समाधान पहला, ठीक है, कहता है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। अच्छा हाँ, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले सर हमने पीएम मॉल गया था, ठीक है, तो एक बच्चा हमको वहाँ पर मिल गया, ठीक है, बच्चा था शायद गाँव का तरफ बच्चा था पढ़ने का, तो वो मिला ना, तो हमको पैदल जब देखा ना सर, वहाँ पे हम शॉपिंग करके निकल रहे थे, ठीक है, तो हमको देखा तो कह रहा मैंने उसको कुछ देर के लिए शौक पड़ गया कि मास्टर है रे। सर मैं रियल लाइफ मेरा अलग होता है, पढ़ाने टाइम मेरा लाइफ अलग होता है सर, ठीक है, तो जब वो देखा ना सर कि मास्टर ही, एक्चुअली मेरा गाड़ी नहीं था, ठीक है, जो देखा होगा उसमें बता दूँगा, मेरा गाड़ी नहीं था, मेरे दोस्त का गाड़ी था, ठीक है, क्योंकि उतना महंगा गाड़ी से मैं चलता नहीं हूँ, बट गाड़ी चलता हूँ बट उतना महंगा से नहीं चलता हूँ, ठीक है। आना सर, आइए अब क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कुछ हद तक यह समस्या हल हो सकती है। वो शिवराज सर का गाड़ी था, ठीक है। आना, कहता है नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। इसका जो है सर वो नाभिकीय ऊर्जा एक वैकल्पिक स्रोत है। ऊर्जा का क्षमता को कायम रखने के लिए, ऊर्जा की क्षमता को कायम रखने के लिए ऊर्जा स्रोत का रखा रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। रख रखाव में सावधानी बरतनी चाहिए। जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या थोड़ी सी बोलता है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देखते हैं। और एक्चुअली ये सवाल जो है ना हम करवा चुके हैं, ठीक है, शायद 120 वाला सीरीज में हम ये सवाल करवाए हैं, मुझे यहाँ तक याद है, ठीक है, और जो नहीं किया था सर वो कर लो यहाँ पे, ठीक है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो सर, हमें प्रत्यावर्ती धारा बोले ना तो सर ये प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और दृश्य धारा का मतलब बोले सर तो डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, ठीक है। आना, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में निम्न अंतर है। इस पर हम ज्यादा चर्चा ना करेंगे क्योंकि एक्चुअली ये चीज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो भी मैं आपको सर सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। आना, एक साइड आपको बीच में ऐसे लाइन को खींचना है, एक साइड आपको प्रत्यावर्ती धारा लिखना है, दूसरा साइड आपको दृश्य धारा लिखना है, ठीक है। आना, कहता सर इसमें धारा का मान समय के साथ दोनों बदल जाता है। अच्छा, धारा का मान समय के साथ, धारा और दिशा का मान, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गया सर, इसमें धारा का मान समय के साथ, धारा और दिशा का मान, इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदल जाता है। इसमें क्या होता है ना सर कि धारा और दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है, ठीक है। कहता है सर इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृश्य धारा एक ही दिशा में बहती है। हमने क्या बोला सर कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है ना कि धारा का मान, रुक जाओ, धारा का मान देखो इसमें क्या होता है ना कि धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा और दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है। इसमें धारा और दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है। कहता है इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ओनली फॉर धारा का मान बदलता है, अर्थात धारा एक ही दिशा में बहती है। दृश्य धारा में क्या होता है ना कि धारा एक ही दिशा में बहती है लेकिन धारा का मान बदलता है, ठीक है। आना, फिर कहता है 2 नंबर में क्या कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। कौन धारा को? प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। हमने क्या बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन दृश्य धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है ना। कहता है इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में आसानी तरीका से बदल देंगे। ये प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में आसानी तरीका से बदल देंगे, लेकिन इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन सर ये दृश्य धारा को
AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। मतलब ये दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो हमने क्या बोला है कि आप प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदल सकते हैं, लेकिन दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, चलो आना हम लोग आते हैं 4 नंबर की तरफ सर। इसका चौथा अंतर, अब 5वां अंतर कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है, तो हम बता ही दिए। यह DC की अपेक्षा अधिक क्या होता है, घातक होता है सर। हाँ, कहने का सेंस है अगर आप प्रत्यावर्ती धारा में सटिएगा ना तो एक के बार ऊपर में जाकर लटक जाइएगा। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना सर, ये मतलब जो होता है ना, ये जो करंट होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना, वो बड़ा ही खतरनाक करंट होता है सर। इसमें आप सटिएगा ना तो सर फरफरा जाइएगा, लेकिन आप दृष्ट धारा में सटिएगा ना तो झटका मार कर फेंक देगा आपको। ठीक है, तो यही बोला गया है सर कि यह DC बोले सर तो यह दृष्ट धारा यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है, इसके अपेक्षा यह अधिक घातक होता है, लेकिन यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। ये जो है दृष्ट धारा जो है वो कम घातक होता है, ये जो है वो अधिक घातक होता है। ठीक है, कहता है यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, यही बोला, यह चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, यह चालक के अंदर से प्रवाहित होती है। थोड़ी सी सर मेरा तबियत जो है ना वो थोड़ा सा आवाज़ सही से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, वरना तो हम हिला के रख देते रहे। आना, हमने क्या बोला है सर कि यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है, यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है सर, यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? और सब कोई मेरे साथ बोलेगा, ना बोलेगा नु रे तो समझ लेना भाई रातिया सपना में आएंगे सर। हाँ, तुम्हारा पूरे बॉडी के सिस्टम को हिला के रख देंगे सर, आ जाना। देखो कहता है कि सर थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से ये क्लास कैसा लग रहा है सर, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। जब आपका कमेंट पढ़ता है ना यारो तो मेरा दिल ना सर क्या बताऊं यार। आपके सामने आज ना सर एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको मैं दूंगा सर, जो बच्चा के थ्रू आया गया है सर। वो वीडियो देखिएगा ना तो आप बड़ा मोटिवेट हो जाइएगा। जिंदगी में कहता है ना सर कि साधन बनाना पड़ता है, साधन बना हुआ नहीं मिलता है सर। ये बात आपको तब पता चलेगा जब मैं आपके सामने एक वीडियो को पेश करूंगा ना सर, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आना, कहता है क्या सर, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। ठीक है, 1 नंबर में आना सर। कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, ठीक है, और जो लोग यहां से उतार लेते हैं तो उनको PDF खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आना, कहता है सर कि इसमें धारा का मान समय के साथ, इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। किसमें? इसमें। कहता है इसमें धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है, इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। कहता है इसमें धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, 2 नंबर में आना, मेरे साथ बोलो, शिद्दत से बोलो, प्यार से बोलो। हमने क्या बोला सर, इसे बोलो बाबा बोलो रे। हाँ, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है। इसे उत्पन्न करने में क्या हमने लिखा, कठिनाई होती है। इसको उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, इसको आप आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है। किसे? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन दृष्ट धारा को अल्टरनेटिव करंट में बदलने में कठिनाई होती है। लेकिन दृष्ट धारा को अल्टरनेटिव करंट में बदलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, हाँ ना। 4 नंबर में कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। हाँ, एकरा में सटवे तो चल जेबे ऊपरे। कहता है यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है, यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलो आना, अब हम लोग आते हैं सर सवाल नंबर कितना की तरफ, 4 नंबर सवाल की तरफ। थोड़ी सर ये क्लास जो होगा ना यह लंबा जाएगा। ठीक है रे, लेकिन क्लास ना एकदम घातक क्लास है सर। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा क्लास जो है ना आपको बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, कहता है एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म को लिखे। किसका? एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म को लिखे। ठीक है, आना, कहता है एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म निम्नलिखित है। ठीक है, 1 नंबर में आना। कहता है इसमें मीठी गंध होती है, इसमें मीठी गंध होती है।
एथेनॉल में क्या होता है ना कि मीठी गंध होती है। कैसी गंध होती है? अल्कोहल मत समझ लेना, दारू मत है रे, ये दारू नहीं, एथेनॉल है। कहता है इसमें मीठी गंध होती है, गंध होती है बट मीठी गंध होती है। कहता है यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। यह जो है एथेनॉल जो है वो रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। कौन? एथेनॉल। एथेनॉल कैसा द्रव है? तो रंगहीन है और वाष्पशील द्रव है। ठीक है, आना। कहता है यह एक अच्छा विलायक है। कौन? एथेनॉल। एथेनॉल जो है एक अच्छा क्या है? विलायक है। ठीक है, आना। अब आना 4 नंबर की तरफ। कहता है इसका क्वथनांक 35 केल्विन अर्थात 78 डिग्री सेल्सियस है। इसका एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है ना सर वो 35 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे सर तो 78 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि एथेनॉल का क्वथनांक क्या होता है। तो इतना केल्विन होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलो आना। कहता है सर इसका जो गलनांक होता है वो 156 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 117 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने क्या बोला कि इतना इसका जो क्वथनांक होता है ना ये होता है 35 केल्विन। अगर इसका पूछेगा सर गलनांक तो गलनांक ये होता है। ठीक है, आना। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर की तरफ। इसका सर हमें पूछा भौतिक गुणधर्म, तो ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 5 नंबर का पूछेगा, लेकिन इसका हम 6 पॉइंट लिखा दे रहे हैं। ठीक है, आना। कहता है इसे थोड़ी मात्रा में पीने से भी मदकांत पैदा हो जाती है। ठीक है सर, आना। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि एथेनॉल एक ऐसी चीज होती है सर जिसका जो गंध होती है ना वो मिठास होती है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है सर कि इसके भौतिक गुणधर्म निम्न है, मतलब बहुत सारे हैं। इसे मीठी गंध होती है, इसमें जो होता है ना वो मीठी गंध होती है। गंध तो होबे करी लेकिन मीठी गंध होती है। अब चश्मा हिला के आगे देखना है। कहता है यह गलनांक इसका यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। आज हमारे को गाना याद नहीं आ रहा है हमसे, पता है क्यों? क्योंकि सर आज हम बड़ा पढ़ाने में मुंड में है, क्योंकि एकदम दीर्घ उत्तरीय में टॉप 10 सवाल को करवाना है सर। एकदम सोचने वाली बात है सर, गंभीर समस्या है। आज सबके व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा हुआ रहना चाहिए वीडियो, आना। कहता है यह एक अच्छा विलायक है। ठीक है, फिर कहता है यह इसका क्वथनांक जो होता है वो 35 केल्विन होता नहीं 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक जो होता है वो 156 केल्विन होता नहीं कि -117 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से क्या होती है? मदकांत पैदा हो जाती है। ठीक है, चलो आना। अब हम लोग आते हैं सर सवाल नंबर 5 की तरफ। एक बात बताओ मेरे भाई, मेरा वीडियो का ना सर कॉपी ना बहुत ज़्यादा होने लगा है सर, तो मुझे अच्छा फील होता है सर। बहुत सारे टीचर तो यूट्यूब पे आपको ऐसा मिलेंगे ना जो पहले क्या करते थे, बीच बीच में हम इसके साइंस क्लासेस लिख दे रहे हैं पीडीएफ में। देखो तुम हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ में। ठीक है, देखो यहाँ लिख देते हैं ना, देखो यहाँ लिख देते हैं ना। क्यों पता है ये क्यों लिख दे रहे हैं? मतलब ऐसा हो गया था ना यूट्यूब पे सर कि हम अभी पढ़ाएं, ठीक है अब मेरा पीडीएफ को कल ही कोई दूसरा टीचर पढ़ा दिया सर, तो मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, बट मैं हमेशा से उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब पे सक्सेस होना है सर तो आपको एक अलग कंटेंट देना पड़ेगा। इन सब का भविष्य जो है ना सर वो इनकी सपना को पूरा करना होगा, तभी आपका सपना पूरा होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके सपना में ही मेरी सपना छुपी है। जिस दिन आपका सपना पूरा हो जाएगा ना सर उस दिन मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। तो बस जिंदगी में एक चीज को कोशिश कीजिए कि हम एक दूसरे से डिपेंड हैं। तो आपका ही भलाई में मेरा भलाई और मेरा भलाई में ही आपका भलाई है। तो हम दोनों भाई एक दूसरे से कदम मिला करके चलेंगे और दुनिया की हर सीढ़ी को पार करेंगे। ठीक है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना सर। आइए, एक बड़ा ही गजब सवाल है जो शायद हर किसी के जवान पे रहता है। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। तेरी आंखों में, आना सर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या है? निम्न अंतर है, मतलब बहुत सारे अंतर है। ठीक है, अब देखना अवतल दर्पण देखो ऐसे होता है सर। ठीक है, अब सोचना सर कि ये अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका परावर्तक सतह देखो ये वाला होता है। तो क्या ये अवतल दर्पण का परावर्तक सतह देखो ये धंसा हुआ नहीं है, देखो ये धंसा है ना, तो ये मैंने इसका लिखा है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। तो इसका परावर्तक सतह क्या होती है? धंसी रहती है। अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका परावर्तक सतह धंसी रहती है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है सर वो ऐसे होता है। ठीक है,
अब जरा बताना मेरे भाई कि अब देखो इसका परावर्तक सतह ये है, तो इसका परावर्तक सतह देखो उठा हुआ नहीं है, ये उठा है ना, तो उठा हुआ चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं उभरी है, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह उभरी या फिर उठा रहती है, ठीक है। तो जिनको अगर उठा लिखना है तो आप उठा भी लिख सकते हैं, उभरी लिखना है तो उभरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर देखो साइंस की भाषा में आप अगर उभरी लिखिएगा तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि इसका परावर्तक सतह धसी रहती है, इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है। अगला 2 नंबर में कहता है इसका फोकस वास्तविक होता है, किसका फोकस वास्तविक होता है, तो यह अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना सर वो वास्तविक होता है। किसका? अवतल दर्पण का। हाँ, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। लेकिन अच्छा कैसे वास्तविक होता है अवतल दर्पण का फोकस? देखो ऐसे है, देखो ऐसे, ये हमारा क्या है सर, देखो यहां से देखना, ये हमारा क्या है सर, ये अवतल दर्पण है, यहां से हमारा क्या, ये प्रधान अक्ष है, यहां से कोई किरण जाती है तो ये डायरेक्ट ऐसे कट जाती है फोकस से, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है सर, यहां से ये ऐसे उत्तल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, यहां से कोई किरण जाती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद ये आगे मुड़ जाती है, लेकिन प्रतीत होता है कि यहां से निकल रहा है, तो इसका फोकस इधर होता है, ठीक है। तो आप देखो सर उसका फोकस जो काल्पनिक रूप से कटा है और इसका फोकस जो है एकदम वास्तविक रूप से कटा है, तो ये मैंने लिखा है कि इसका फोकस वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। हाँ ना। अगला क्या कहता है सर कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कौन? ये जो है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कौन? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि अवतल दर्पण में, बताओ ना मोहतरमा, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। मैंने क्या सही बोला मेरे मोहतरमा? आइएगा मोहतरमा, तू सभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग को भी पढ़ना अब जरूरी पड़ गया, ठीक है। ऐसे क्या होता था ना कि पहले सिर्फ लड़का ही कमा के खिलाता था, अब लड़की लोग को भी कमा के खिलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आना कहता है यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण में जो केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब आना 4 नंबर की तरफ। कहता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। अरे भाई, अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब कहां बनता है? जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, एकदम बराबर साइज का बनता है सर, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमने क्या बोला है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर साइज का भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, ठीक है। तो हमने यही लिखा है सर कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। हमने क्या लिखा है सर कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है, ठीक है। फिर कहता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ हमेशा से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आना 5 नंबर में कहता है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किसे? अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, ठीक है सर। चलो आ जाना, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको बोलना पड़ेगा और हम सुनेंगे सर, ठीक है। सब कोई बोलेगा सर, ऐसा बात तुमको लगता है मास्टर मेरे घर में थोड़ी होना है, मास्टर के आंख में धूली झोंक देंगे? नहीं रे बाबा, धूली झोंकाने वाले में से हम नहीं है सर। आपको बोलना होगा, तब ना आपका मम्मी पापा भी सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा तो अब और लाइन में बोल बोल के पढ़ने लगा। सर तो माँ बाप की बड़ा टेंशन होता है सर बच्चे के प्रति, क्योंकि उनका उम्र जो है ना सर, उनकी पूरी सपना जो है ना सर वो आपकी आंखों में अब है। तो माता पिता को सपना को पूरा करना है सर, क्योंकि बड़ा ही आशा से माँ बाप बच्चे को पैदा करती है। तो बस इनकी फिक्र को फक्र में बदल देना है,
बस मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है सर। चलो आना, हम लोग आते हैं थोड़ा सा, एक बार शिद्दत से आप बोलिएगा, मैं आपको बुलवाता हूं, ठीक है सर। आना बोलिएगा मेरे भाई, जरा थोड़ा सा शिद्दत से आइएगा। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मोहतरमा। कहता है ना सर कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है, ठीक है। पहला अंतर कहा ना सर कि इसका परावर्तक सतह क्या होती है, धसी रहती है। इसका परावर्तक सतह क्या रहती है, उभरी रहती है या फिर उठी रहती है, ठीक है। आना कहता है इसका फोकस वास्तविक होता है, लेकिन इसका फोकस क्या होता है मेरे भाई, बोलो बोलो मेरे भाई बोलो, क्या होता है, काल्पनिक होता है। थैंक यू। कहता है यह वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का क्या बनाता है, थैंक यू। कहता है यह केवल और केवल कैसा बनाता है, हाँ। चलो आना, अब कहते हैं सर क्या, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। कहता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा और बराबर होता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, बड़ा, बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कहता है इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलो आना छठा नंबर सवाल की तरफ। क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। सवाल बड़ा ही रोमांटिक है रे भाई, हमारा पास पता है सवाल रोमांटिक होता है। हाँ गुरुजी, ये तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि जो आपके पास पढ़ता है ना वो रोमांटिक बन जाता है। चलो सर, अरे भाई जिंदगी में हंसते खेलते जिंदगी जियो, ठीक है। हाँ, हंसते खेलते जिंदगी। हम जब आप पैदा होते हैं ना सर, तो आप रोते हैं, लेकिन आपके घर में खुशियां आती है। तो सर जब आप पैदा हुए तो आपके घर में खुशियां आई, तो इस खुशियां को बरकरार रखना है, और वो खुशियां सिर्फ और सिर्फ आप ही बरकरार रख सकते हैं। बस आप सफल हो जाइए। जब 2 रुपया कमा करके मम्मी पापा की आंचल में दीजिएगा ना सर, तो लगेगा ना कि क्या जिंदगी का सुकून वाला जिंदगी है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए मेरे यारो, जिंदगी का हर सपना को यूं पूरा करेंगे, ठीक है सर। चलो आना सर, एक बार कमेंट बॉक्स में शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना ये क्लास कैसा लगा, है ना। आओ, कहता है सर क्या कि संतुलित समीकरण और कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हमने क्या बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, 5 नंबर का सवाल है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग यहां तक को फोड़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। आना, कहता है सर क्या कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, तो हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है मोहतरमा, थोड़ा सा पढ़ो ना शिद्दत से। कहता है जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, तो अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। हमने क्या बोला है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। किसका किसका, अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। हाँ ना। अब कहता है सर क्या कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका नीचे अब यहां खत्म हो गया ना ये वाला, जिस रासायनिक समीकरण को अभिकारकों एवं उत्पादों कुल द्रव्यमान समान, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां से पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम ना केवल समीकरण को वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा हम ना केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की
जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं संतुलित करने की वजह से, इसके द्वारा हम अभिकारकों और उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, चलो आना इसको लोग थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं सर। ठीक है, मेरा तबियत थोड़ा सा सर ना, मतलब उधर 2 दिन ना 3 संक्रांत मेरा ऐसे ही चल गया खोपचे में। हाँ भाई देखो 3 संक्रांत का ना मेरे पास देखो है ऐसा ही ये सब रखा हुआ, दिखा दे तुम लोग को, यहीं पे रखा हुआ था, देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। मतलब सर ऐसे ही नहीं, चूड़ा दही सब ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, यहीं पे रखा हुआ है। 3 संक्रांत दिन था ना, सोचे कि लाते हैं खाएंगे, और तबियत थोड़ा सा सर जानते खराब हो गया ना, तो सब ऐसे ही रखा हुआ है। कारा सर दही दिखा दीजिए ना कहाँ गए, इसको दो थोड़ा भाई, तो देखो है ना ऐसे ही रखा हुआ है ना सर। एक्सपायरिंग भी शायद होने वाला होगा। ठीक है, 17 को एक्सपायरिंग हो जाएगा। ठीक है सर, तो थोड़ी सी तबीयत जब खराब हो जाता है ना सर, तो थोड़ा सा टेंशन दिमाग में बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे से ना बहुत ज़्यादा लोगों का उम्मीद है सर, तो उस उम्मीद को टूटना नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलो आना, हमने क्या बोला सर, आपसे मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छुपाता हूँ सर, क्योंकि आप मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है सर, आना कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना, जो इंसान कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम पटना में रहेंगे, और वो पटना में पढ़ाता है सर, तो शिद्दत ये तो प्यार आप सबकी है सर। मेहनत तो हर कोई करता है सर, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग सभी को सफलता मिलता नहीं सर, उन्हीं को सफलता मिलता है जिनकी मेहनत में जान होती है, और आप सबकी प्यार मिला सर, तो सब कुछ पालूंगा। ठीक है, आना, हमने क्या बोला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, तो अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अभिकारकों और उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम वास्तविक जनसंख्या की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं उत्पादों और अभिकारकों की। ठीक है, आना 7 नंबर सवाल की तरफ आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सर कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये शायद हम पढ़ाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं सर, पढ़ लो। ठीक है, आना, ना पढ़वे ना तो जेबे खोपचे में। कहता है सर कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है, एकदम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे सर, लेकिन पढ़ाएंगे तो सीधे खोपड़िए में जाएगा। आना, कहता है सर क्या कि बचपन का प्यार मेरा बचपन का प्यार कुछ ज़्यादा याद आता है ना कहता है अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। 1 नंबर, सॉरी, खाली टूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, जब ये टूट जाएगा ना सर तो हाथ से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर करने के बाद 2-3 दिन बाद ही पेन आएगा ना। आना, कहता है सर क्या कि अम्ल में लिखना। ठीक है, 1 नंबर आपको क्षारक लिखना है। कहता है इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है सर, क्योंकि अम्ल जो है सर वो H+ आयन देता है, और क्षारक जो है सर वो OH- आयन क्या करता है सर। हाँ, थैंक यू। आना सर, तो यही बात बोलता है सर कि इसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्षारक का स्वाद खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, आना, जो चीज खाने के बाद खट्टा लगने लगे ना, तो समझ लेना कि इसमें अम्ल की मात्रा है। आना, कहता है यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। कौन, अम्ल जो होता है सर वो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। हमने क्या बोला है कि अम्ल जो है सर वो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अरे मैंने क्या बोला, देता है, तो सुनता नहीं है तुम लोग, सुनो इधर। यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। कौन, अम्ल। कहता है यह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। कहता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कौन, अम्ल। अम्ल का गुण होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, इसका pH मान 7 से कम होना, इसका pH मान 7 से अधिक होना, उदासीन का pH मान 7 होना।
ठीक है। आना, कहता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है मतलब अम्ल है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, क्षारक। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो क्षारक होगा। आना 4 नंबर, कहता है यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है। तो क्षारक कहता है कि हम तोरा छोड़ेंगे रे, तो हमारे घर में चोरी करबे तो तोर घर में हम छोड़बे, तोरो घर में हम घुस जाए। माँ आना, और तू दिन में चोरी कर लेनू तो रात में ना चोरी कर, हम दिन में चोरी कर लें। आना, कहता है सर क्या कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। कौन? अम्लीय। अम्ल जो होता है सर वो क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन यह अम्ल को उदासीन कर देता है। क्षारक भी कहता है हम उन्हें छोड़ेंगे तो उदासीन कर देंगे। हाँ, तो जो क्षारक जो होता है ना सर वो भी अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, ठीक है। 5 नंबर में आना, कौन? अम्ल। अम्ल जो है सर वो क्या करता है ना कि वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। कौन? अम्ल। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। कौन? क्षारक। क्षारक जो होता है वो मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? पीला कर देता है। और ये जो है सर वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। आना 6 नंबर की तरफ, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है सर। किसका? अम्ल का। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। किसका? क्षारक का। क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब कोई मेरा बात सुनना और मेरे साथ बोलना। आना, कहता है सर क्या कि अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और बोलो बोलो बाबा बोलो रे, क्षारक में अंतर। कहता है अम्ल और एक साइड क्षारक लिखना है, ठीक है। कहता है इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, थैंक यू। इसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, थैंक यू। कहता है यह जल में विलय होकर क्या देता है रे बाबा? हाइड्रोजन आयन बोले तो H+ देता है। या जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो OH- आयन देता है। आना, फिर कहता है सर कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। और ये जो है सर यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है सर। और अम्ल क्षारक जो है सर वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कहता है यह क्षारक को उदासीन कर देता है। कौन? अम्ल। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन क्षारक भी अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और ये मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला कर देता है, ठीक है सर। ये जो है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। चलो आना सर, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। कितना नंबर की तरफ? 8 नंबर। क्या कहता है? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना मेरे यारो, आपकी हर समस्या को मैं कर दूंगा सोल्व चुटकियों में, ठीक है सर। आना, आओ देखो, कहता है सर थोड़ी सी क्या गौर करना कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, नाम एवं उपयोग को लिखे। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र भी लिखना है, फिर धोने के सोडा का नाम भी लिखना है और धोने के सोडा का उपयोग भी लिखना है, एकदम झटके में। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा सपना दिखता है, मतलब सॉरी मेरा चेहरा दिखता है, ठीक है सर। मेरे को गाना गाने आता नहीं है आना सर, तो गाना के डर से तो हम स्कूल से भाग जाते थे रे। आना, कहता धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, क्या बोला है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, लेकिन सर टेंशन नहीं लेना, खोपड़िए में डाल देंगे। आना सर, कहता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पहले बताना है, फिर नाम बताना है, फिर इसका उपयोग को बताना है, तभी 5 नंबर मिलेगा सर, ठीक है। आना, कहता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, 10H2O। हिंदी वाले बुझा गलो ना? हाँ, एगो कार होगा, पता है एगो की कार होगा? मास्टर 10H2O क्या होता है? अरे 10 बोले तो समझ गया नू? आना, कहता है सर धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। फिर बोला सर इसका रासायनिक सूत्र बता दो, फिर इसका नाम बता दो, ठीक है। अब सोचो सर, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बता देना है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ये, और रासायनिक नाम क्या होता है? जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसका रासायनिक नाम होता है सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे यारो, सारी समस्या को मैं चुटकियों में सोल्व कर दूंगा।
आना। और जिनको धोखा मिला प्यार में मोहब्बत में कुछ हुए ना सर, तो इंस्टा पे मेरे को संपर्क कर लेना, यही बहाने में फॉलो कर लेना। आनो सर। अच्छा हाँ सर, जो लोग जिनकी सर देखो बात विचार करना तो इंस्टा मेरा आईडी फॉलो कर सकते हैं। जो जिसका आईडी है बता दे, प्रमोशन करना चाहिए इंस्टा आईडी को। जो आप इंस्टा पे जाइएगा ना सर, सर्च कीजिएगा संदीप, ठीक है, संदीप सर्च कीजिएगा ना, मेरा यूजर नेम यही है, फिर यहाँ पे हाइफन दीजिएगा और 18420 लिखिएगा ना, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है। इससे इंस्टा आईडी ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सारा समस्या का सोल्व वहाँ मिलता रहेगा, है ना। हमने क्या बोला सर कि धोने के सोडा का उपयोग, ठीक है, निम्नलिखित है। हाँ, अब हमें बताना है उपयोग इसका। तो धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग कहता है सर कि जल की अस्थायी कठोरता को हटा कर मृदु जल बनाने में होता है। अब सोचो सर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर इसको मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर इसको मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। आना इसका 2 नंबर में। कहता है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। धोने के सोडा का उपयोग जो होता है सर वो कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, ठीक है। आना अब हम लोग आते हैं 3 नंबर इसका उपयोग की तरफ, ठीक है। तीसरा उपयोग इसका क्या है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सर क्या कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक या प्रतिकारक के रूप में होता है। अभिकर्मक को हम लोग कहते हैं प्रतिकारक। धोने के सोडा का जो उपयोग होता है सर वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक बोले तो या प्रतिकारक के रूप में होता है। धोने के सोडा का उपयोग जो होता है सर वो आपको प्रयोगशाला में अभिकर्मक या फिर प्रतिकारक के रूप में होता है, ठीक है। आना 4 नंबर की तरफ। कहता है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम को जब शुद्ध करना होगा तो धोने का सोडा डाल देना, कहानी खत्म। आना 5 नंबर। कहता है इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। धोने के सोडा का उपयोग जो होता है सर वो घरों के साफ सफाई के लिए होता है, क्योंकि इसे अपमार्जक का गुण होता है, क्योंकि इसमें अपमार्जक का गुण होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है वो अपमार्जक का गुण होता है, ठीक है। कहता है इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है क्योंकि इसमें अपमार्जक का गुण होता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हमने क्या बोला कि धोने के सोडा का सूत्र, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O है। अब बोला कि इसका नाम बता दो, तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बोला इसका उपयोग बता दो, तो धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है तो 5 उपयोग बताना है, ठीक है। कहता जल के स्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक या प्रतिकारक के रूप में होता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। इसका प्रयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है क्योंकि इसमें अपमार्जक का गुण होता है। अब आना सर आप लोग सवाल नंबर कितना, आप लोग आना सवाल नंबर 10 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर कितना की तरफ आना सर, सवाल नंबर 9 की तरफ आना, ठीक है। अब 9 नंबर सवाल का जो आंसर है और 10 नंबर सवाल का जो आंसर है सर, 9 नंबर में आपको है सिद्ध करे दर्पण सूत्र। 9 नंबर एक्चुअली जो है ना टाइपिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो 9 नंबर में आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या करना है, सिद्ध करना है, जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। और 10 नंबर में आपको सिद्ध करना है लेंस सूत्र, जो कि आपको आंसर कहां से मिलेगा मैं बताता हूं, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये 2 सीटिंग में से पक्का, ये दोनों सीटिंग में से अगर आपको फर्स्ट सीटिंग में दर्पण सूत्र आया तो सेकंड सीटिंग में लेंस सूत्र आएगा, पक्का प्रूफ करने का, ठीक है। तो दोनों का हमने प्रूफ वाला वीडियो अलग अलग बना दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं सर, जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सिद्ध करे दर्पण सूत्र सिद्ध करे SK साइंस क्लासेस, तो मेरा वीडियो आ जाएगा दर्पण सूत्र वाला। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सर कि सिद्ध करे लेंस सूत्र SK साइंस क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को आप देख लेना सर, ठीक है। अब बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा सर। अब इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारी क्लासेस को लाते रहेंगे सर, टेंशन नहीं लेना। एक दिन आपको ऐसा क्लास लाएंगे जिसमें आपको फिगर बनाने वाला है, क्योंकि सर आपको साइंस में फिगर बनाने के लिए बायोलॉजी में पक्का आता है 5 नंबरिया में, ठीक है सर। तो सारे क्लासेस को हम लाएंगे सर, टेंशन नहीं लेना है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप तैयारी करते रहना। अब बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा सर तो कॉमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।